गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का फिलर फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने तैयारी भी शुरू कर दी होगी एग्ज़ाम की, क्योंकि अब बस बहुत ही कम दिनों के अंदर ही आप लोगों को एग्ज़ाम की डेट भी मिल जाने वाली है। रोहित जी वेरी गुड इवनिंग। ज्योति जी गुड इवनिंग। रोहित जी मैप वाले में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ क्वेश्चंस आप जानना चाह रहे हैं कि मैं और कुछ क्वेश्चंस बताऊं मैप के थ्रू? प्रतीक्षा जी गुड इवनिंग। मतलब और भी अलग अलग क्वेश्चंस मैं मैप से रिलेटेड लेके आऊँ, आप ये कहना चाह रहे हैं रोहित जी? क्योंकि मैप से तो आते ही हैं क्वेश्चंस, तो एक दिन और हम मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। थोड़ा ज़्यादातर सीमाओं से ही रिलेटेड पूछा जाता है कि किन से सीमाएं टच रहती हैं, इस बारे में ही पूछा जाता है ज़्यादातर मैप में, है ना। अंजलि जी गुड इवनिंग। और ज्योति जी आपका जो था कि ग्राफिकल स्किल के बारे में, वो कल मैंने बताया था, बट आई थिंक आप कल थे नहीं क्लास में। तो कल की वीडियो अगर आपने मिस कर दी है तो उसको जा करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज आपके मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। कोई ऐसा मतलब फिक्स नहीं रहेगा कि इसी तरह के क्वेश्चन ही मैं पूछूंगी। हर तरह के क्वेश्चन जो है मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। और फिर आगे आने वाले दिनों में कुछ फिक्स रहेंगे कि जैसे किसी दिन मैंने बर्ड से रिलेटेड ही पूरे क्वेश्चंस कराऊंगी, किसी दिन एनिमल से रिलेटेड कुछ कराऊंगी, क्योंकि काफ़ी एनिमल प्लांट बर्ड्स इनसे बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो उनका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि आप लोगों को उनके बारे में जो जो क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं वो उसमें रहेंगे। ये कोशिश करूंगी, सेपरेट रहने से आप लोगों को आसानी होगी पढ़ने में। हाँ जी, तो ज्योति जी आप देख लीजिएगा। माही जी राधे राधे। और थोड़ी देर हम और वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों के जुड़ने का। और तब तक आप लोग एक काम करिए, जाइए और जो लाइक का बटन है उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, है ना। इतना अभी तब तक बैठे बैठे आप लोग का एक काम आप लोग को पकड़ा दिया गया है, ये कर दीजिए आप लोग। ये हमारे सीटेट की टीम है। हमारी जो क्लासेस हैं वो किस किस टाइम पे चल रही हैं वो आपको पता चल जाएगा। और मैं सोनाली आपकी ईवीएस टीचर हूँ। हमारी जो टाइमिंग है वो 6 to 7 PM की है, एवरी मंडे टू सैटरडे। ठीक है, संडे आप लोगों की क्लास ऑफ रहती है। ज्योत्सना जी कूल कूल गुड इवनिंग कर रही हैं। यस, यहाँ भी बहुत ठंड पड़ रही है, तो आपको सभी को कूल कूल गुड इवनिंग। अच्छी खासी ठंड यहाँ पड़ रही है, और मुझे ठंड थोड़ी ज़्यादा भी लगती है, तो मैं डबल स्वेटर में भी दिख जाती हूँ। थैंक यू प्रतीक्षा जी। तो बाकी लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आप लोग आते तो हैं पर लाइक करना कई बार भूल जाते हैं, तो एक बार याद दिलाना मेरा काम रहता है। खुशी मिलती है देख के कि अरे आज बच्चों ने काफ़ी लाइक किया है, बच्चों ने आज काफ़ी व्यू किया हमको, बच्चे पसंद कर रहे हैं। बस यही बात होती है, इसका कोई एक्स्ट्रा हम लोग को चार्ज नहीं मिल जाता है या कोई फ़ीस नहीं मिल जाती है। बस एक है कि हम खुश बहुत हो जाते हैं इस चीज़ से, और हमें मोटिवेशन मिल जाता है काम करने का, जोश आ जाता है, बस यही बात है। और हमारी ये जो क्लासेस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। रोज़ आपको बस क्लास अटेंड करना है। और हाँ, पार्टिसिपेशन ज़रूरी है ना। गलत हो आंसर, सही हो। हाँ यस, माही जी का आंसर आ गया। ये हुई सीटेट वाले स्टूडेंट की बात। वेरी गुड। पश्मीना शॉल यूज़ करने की
बात की गई है, वेरी गुड। ये हुई बात। मतलब जो पढ़ा है उसका यूज़ कहाँ करना है माही जी बहुत अच्छे से जानती है ना। तो जो पश्मीना शॉल है उसके बारे में भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि हमारे जो एक बाल होते हैं वो एक बाल के बराबर पश्मीना, जो एक अ, बकरी जो होती है गोट के बालों से बनाई जाती है शॉल, उसके 6 बालों के बराबर हमारा एक बाल होता है, मतलब बहुत पतला होता है। इस कारण से वो मशीन में बुना नहीं जाता, हाथों से बुना जाता है और काफ़ी गर्म होता है। हम जो एक स्वेटर पहनते हैं, लेकिन पश्मीना वो 6 स्वेटरों की गर्मी देता है हमको। और महंगा इसलिए होता है कि उसको मशीन से नहीं बुना जाता है, हाथों से बुना जाता है और काफ़ी टाइम टेकिंग वर्क होता है। ये फ्री क्लास ही चल रही है शीतल जी, ये हमारी फ्री क्लासेस हैं। आप बस यूट्यूब में आइए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और वीडियो में आप नीचे देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए। और सब्सक्राइब करेंगे तो वैसे ही आपको सारे जो लिंक है वो उसमें मिल ही जाते हैं। एवरीडे की जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होती हैं आपको मिल जाता है उसमें, है ना। हाँ, माही जी ने लिखा है 6 = 1 हमारा, है ना। तो सब समझ ही गए होंगे, बहुत इजी फार्मूला है पश्मीना का। तो ये अब हमने सीटेट में भी बहुत सारे फार्मूला निकाल लिए, है ना। तो जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इजी है और सारे राज्य भी आपको इसमें याद हो जाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी कुछ कुछ चीज़ें याद रखिए और फिर आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। और आज जो हमारा एमसीक्यू की क्लास है, मिक्स्ड एमसीक्यू हैं और ये हमारा सिलेबस है जो एवरीडे एक बार मैं आपको शो करती हूँ, क्योंकि लगभग रोज़ कोई ना कोई नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं जो थोड़ा सिलेबस को लेके कंफ्यूज रहते हैं। सिलेबस जो है हमारा थीम्स में बंटा हुआ है। देर आर 6 थीम्स, मेन थीम्स जो हैं। और जो फर्स्ट हमारी थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसकी 4 सब थीम्स हैं। रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी थीम से आते हैं, क्योंकि फैमिली एंड फ्रेंड से भी क्वेश्चन होंगे, रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन होंगे, वर्क एंड प्ले से भी क्वेश्चन होंगे, एनिमल से कम 2-3 क्वेश्चन होंगे ही होंगे, प्लांट से भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। तो 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन तो आपके ये फर्स्ट वाले में ही आ जाते हैं, है ना। और बाकी जो बचते हैं उनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद जो नंबर बच जाते हैं वो पेडागोजी के होते हैं, 15 मार्क्स। इस तरह से ये पूरा डिवाइड होता है नंबर इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। डू चिल्ड्रन हैव मिल्क टीथ? बालकों में दूध के दांत होते हैं, वो तो होते ही हैं। कितने होते हैं आपको बताने हैं। 12, 14, 16, 20। नंबर 1 डाल के आंसर करेंगे प्लीज। माही जी का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी फटाफट आंसर करिए। सिर्फ 3 लोगों के आंसर आए हैं। राइट आंसर जो है वो डी है। आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने सी किया है 16, बट इसका राइट आंसर जो है वो है 20, ठीक है। दूध के दांत जो होते हैं वो शुरुआती दौर में बच्चों के आते हैं, जिनमें आप देखेंगे कि सामने हमारे, आप खुद मैं जो बता रही हूँ उसको खुद आप एनालिसिस करते जाइए साथ साथ, कि सामने हमारे जो है फ्लैट टीथ जो होते हैं वो ऊपर नीचे मिला के 4 हो गए, है ना। उसके बाद उसके बगल में एक और रहता है, वो भी थोड़ा फ्लैट रहता है, और फिर नुकीले केनाइन जो रहते हैं वो रहते हैं। तो वो 4 और हो गए, तो कितने हो गए हमारे, 4 ऊपर हो गए। गिनेंगे अगर आप एक एक ऊपर के केनाइन से लेकर के आखिरी वाले केनाइन तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर के 6, नीचे के 6, कितने हो गए, 12 हो गए। और साइड के थोड़े थोड़े दाढ़ जो हैं वो निकलते हैं उनके, ठीक है। तो वो कितने हो जाएंगे, 8 होंगे। मतलब हमारे जो दाढ़, जिसको हम जो 4 वाले रहते हैं दांत,
उसको बोलते हैं दाढ़, है ना। तो वो हमारे ऊपर के 4 और नीचे के 4 रहते हैं। तो इस तरह से 8 हो जाएंगे और मिला करके 20। इतने ही उनके निकलते हैं दांत स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये मिल्क टीथ जो होते हैं ये टोटल 20 ही रहते हैं बच्चों के। कुछ बच्चों के ही रेयरली ऐसा होता है कि जब जन्म होता है तो उनके दांत निकले हुए ही रहते हैं। बहुत रेयरली ऐसे बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो जन्म के समय ही दांत लेकर के ही पैदा होते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे जो हैं जब जन्म के समय उनके दांत नहीं होते हैं। 6 महीने से लेकर के 8-9 महीने के अंदर तक उनके धीरे धीरे दांत उगना शुरू होते हैं। और ये जो दांत होते हैं ये परमानेंट नहीं होते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ या दूध के दांत। बहुत छोटे छोटे होते हैं साइज में। और ये जो दांत होते हैं ये 6 साल से लेकर के 10 साल तक अंदर तक टूट जाते हैं। उसके बाद हमारे जो हैं नए दांत आते हैं। आपने देखा होगा जब आप प्राइमरी में पढ़ाएंगे छोटे बच्चों को, तो या जो लोग पढ़ा भी रहे होंगे, तो अक्सर हमारे सामने ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके खोखले होते हैं दांत, अंदर उनके क्या है दांत झड़ते रहते हैं। क्लास 2-3 में वो रहते हैं तो उनके दांत के जो मिल्क टीथ होते हैं उनके टूटने का सिलसिला चलता रहता है। तो ये करीब करीब 10-11 साल तक पूरे जो मिल्क टीथ हैं वो झड़ करके और फिर नए दांत उग आते हैं। जो हमारे क्या होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। वो हमारे तब तक साथ देते हैं जब तक हम उनकी केयर अच्छे से करते हैं। तो ये दांत जो हैं आपको ध्यान में रखना है। लाइफ में हमारे 2 बार आते हैं, एक बचपन में एकदम जब हम छोटे से रहते हैं तब, और 6 साल से लेकर 10 साल तक वो हमारा साथ देते हैं। उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ जो होते हैं वो जब तक हम जिंदा हैं, हमने जितनी केयर की है उस हिसाब से वो दांत हमारे साथ रहते हैं। बाद में आपने देखा होगा कि आप जब क्लास 12th में या कॉलेज वगैरह में रहे होंगे तो बिल्कुल लास्ट में आपकी एक दाढ़ निकलती है जिसको कहा जाता है अक्कल दाढ़, है ना। और कई बार चिढ़ाया भी जाता था कि अब तुमको जो है अक्कल दाढ़ निकल गई है तो अब तुम्हारी अक्कल जो है वो आ गई है। तो ये जो होता है वो लास्ट के कुछ होते हैं, वो एकदम आखिरी के ऊपर और नीचे के वो बहुत काफ़ी एज में निकलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे टोटल हो जाते हैं फिर 32। क्लियर हो गया आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्लीप्स फॉर 2 to 4 hours? 2 से 4 घंटे निम्नलिखित में से कौन सोता है? स्लॉथ, डंकी, एलिफेंट, जिराफ। स्लॉथ, गधा, हाथी या जिराफ? माही जी पूछ रही हैं अंजलि जी से कि आपका पूरा है, और बहुत हंसी भी आ रही है उनको। हाँ हाँ, सेकंड का आंसर करेंगे। माही जी, रोहित जी का आंसर आ गया, अंजलि जी का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। और आप लोगों का आंसर सी आ रहा है, सी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। फटाफट आंसर करिए। देखिए स्क्रीन पे आंसर आने के पहले आप लोगों को आंसर करना है, तब फायदा होगा, है ना। आंसर देख के आप आंसर करेंगे तो क्या फायदा। हाँ, मोस्टली सबने सी आंसर किया है एंड सी इज़ द राइट आंसर। देखिए जो हाथी होता है ना, अगर वो प्राकृतिक रूप से जंगलों में अगर रहता है, उनका नेचुरल जो हैबिटेट्स है वहाँ पे अगर रहता है, तो 2 से 4 घंटे वो मैक्सिमम 4 घंटे तक सोता है। जंगलों में अगर वो रहता है तो बहुत कम ही सोता है, वो इधर उधर विचरने में ही उसका टाइम निकल जाता है, तो कम सोता है। और अगर यही हाथी जो है ये जू में रहता है, ये इसमें लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया है, ये सिर्फ मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इसमें जू की बात नहीं की गई है, ये नॉर्मल हैबिटेट की ही बात करी गई है इसमें। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन जो हाथी जू में रहते हैं, जू में क्या होता है कि बहुत लिमिटेड स्पेस होता है ना। हाथियों को घूमने के लिए इतना बड़ा जानवर है, वो जंगलों में उसको मतलब खुले वो घूमता है, बिल्कुल बहुत जगह होती है, तो उसको वो इधर उधर चलता फिरता बैठता घूमता नदियों में नहाता, इस तरह से उसका पूरा दिन भर का जो है वो बीत जाता है। लेकिन जू में क्या होता है, एक बहुत ही लिमिटेड एरिया होता है, जिसके कारण वो वहाँ पे जू में 4 से 6 घंटे भी सोते हुए देखा गया है, क्योंकि वहाँ करने को कुछ होता नहीं है, घूमने को ज़्यादा जगह नहीं होती है, एक जंगल का वो खुला वाला माहौल भी उनको नहीं रहता, एक बंद जगह में वो रहते हैं, तो वो क्या करते हैं ज़्यादातर सोते हैं उस टाइम पे।
लेकिन नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो वो 2 से 4 घंटे सोता है, लेकिन जू में जो है वो 4 से 6 घंटे तक भी सोता हुआ पाया जाता है। आप खुद अपने लाइफ में देखिए ना, अगर आप कंटिन्यू किसी काम में बिजी हैं तो आपको उतनी नींद नहीं आएगी, लेकिन अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आपको कोई बोले कि आज कुछ काम नहीं है, खाली घर में बैठना है, तो ऐसा लगने लगता है ना कि आप मुझे नींद आ रही है। तो ये चीज़ उनके साथ अक्सर होता है, वो समझ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा वर्किंग रहते हैं, हमेशा दिन भर काम में लगे रहते हैं, उनको सोने का नहीं रहता है। लेकिन जो अक्सर बैठे बिठाए रहेंगे ना, वो बहुत सोते हैं घर में, तो ये चीज़ शामिल हो जाती है साथ में। हाँ जी, माही जी का कहना बिल्कुल सही है और मैं भी इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो हंसना है वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और हंसते हुए हम लोग कई सारी चीज़ें जो है अपनी, अगर मैंने बताया ना आपको कि एक दिन, जिस दिन मैंने क्लास नहीं ली थी और एक बच्चे ने लिखा था मैडम खाना खा रही हैं, तो मुझे कितनी हंसी, मेरा सारा टेंशन चला गया। तो हंसने से हमारी बहुत सारी टेंशन जो है वो रिलीज़ हो जाती है, निकल जाती है ना। तो ये थोड़ा हंसी मजाक मैं भी बीच बीच में आप लोगों से कर लेती हूँ। और एक अच्छा जो एनवायरनमेंट है वो आप लोग क्रिएट करके रखते हैं क्लास में, ये सबसे अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लास में पढ़ाना, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा एक खुशनुमा माहौल जिसको बोलते हैं, एक बना के रखते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगता है हर कोई स्माइल करके ही पढ़ता होगा मेरी क्लास में, कोई भी दुखी होके नहीं पढ़ता है कि अरे यार आज पढ़ना पड़ेगा हमको, ऐसा बोझ लेके कोई नहीं पढ़ता होगा मेरी क्लास में, कम से कम, है ना। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लगा के अब पढ़िए। अब ज़्यादा दिन एग्ज़ाम को नहीं बचे हैं, कभी भी आप लोग की डेट जो है वो डिक्लेयर हो सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर डू पीपल ईट मस्टर्ड ग्रीन एंड मेज ब्रेड विथ ग्रीन एंथुजियम? सरसों का साग और मक्के की रोटी कहाँ के लोग बड़े अ, चाव से, बड़े भाव से खाते हैं? बिहार, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फटाफट आंसर करिए। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका फूड चैप्टर से रिलेटेड है कि सरसों की साग मक्के की रोटी कहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो ये आपका पंजाब से है। मोस्टली सभी लोगों का आंसर इसमें सही आना चाहिए। अंजलि जी ने गलत आंसर किया है। कैसे आज भी आपका भाई आंसर कर रहा है क्या? तो थोड़ा ध्यान से आंसर करिए। देखिए ये तो सभी जानते हैं लगभग। और बिहार में भी कई राज्यों में जो है वो मक्के की रोटी खाई जाती है, बट फेमस ज़्यादातर कहाँ की है? सरसों का साग और मक्के की रोटी, वो जो है पंजाब का है। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? कौन सा जो है जैव निम्नीकरण कचरे का उदाहरण नहीं है? एग शेल मतलब अंडे का छिलका, पेपर मतलब कागज, लीव्स मतलब पत्तियां, पीसेस ऑफ ग्लास मतलब कांच के टुकड़े। अच्छा, ज्योत्सना जी का क्वेश्चन है कि साग है भाजी या सब्जी है? साग जो है वो भाजी हो जाती है, मतलब पत्ते, जैसे कि आपका पालक हो गया, लाल वाली जो साग होती है वो, ठीक है, सहजन की साग होती है वो, चने की साग होती है, ये सब क्या है, भाजियों की श्रेणी में आ जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो जैव निम्नीकरण मतलब बायोडिग्रेडेबल या डिकम्पोज जो हो जाते हैं इजीली, ये मिट्टी में क्या हो जाते हैं, सड़ के मिट्टी में ही अवशोषित कर लिए जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। एग शेल को अगर आप डाल देते हैं तो वो मिट्टी में कुछ समय के बाद मिक्स हो जाएगा। पेपर भी मिक्स हो जाएगा क्योंकि वो पेड़ पौधों से ही बना है। पत्तियां भी मिक्स हो जाएंगी, लेकिन ग्लास कांच के टुकड़े जो होते हैं वो मिक्स नहीं होंगे। इसके जगह अगर आपका ऑप्शन में प्लास्टिक होता तो प्लास्टिक भी कभी भी जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इज फॉलोड इन एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर में पालन किया जाता है। क्या पालन किया जाता है? फिश मतलब मछली, सी ग्रास समुद्री घास, एल्गी मतलब शैवाल, ऑल ऑफ अबव उपयुक्त में से सभी। नंबर 5 करके आंसर करेंगे प्लीज। लगभग आंसर जो है वो डी में आ रहे हैं एंड डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया है। तो एक्वा कल्चर में जैसे एग्रीकल्चर होता है, आपका हॉर्टिकल्चर होता है। एग्रीकल्चर में आपका खेती किसानी से रिलेटेड जो आ जाता है, सब खेती किसानी जो करते हैं बड़े पैमाने पे। आपका हॉर्टिकल्चर आ जाता है जो कि आपका किस तरह का हो जाएगा, बागवानी जो करते हैं, फूलों के पौधे इस तरह से लगाना, ठीक है। और ये हो जाता है एक्वा कल्चर। एक्वा कलर आप जानते ही होंगे, जो समुद्र का जो पानी का जो कलर होता है ब्लू और ग्रीन मिक्स, तो वो एक्वा कलर होता है। तो एक्वा रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, हमेशा वाटर, है ना। तो एक्वेटिक एनिमल भी हम लोग इसलिए बोलते हैं। एक्वेटिक एनिमल मतलब पानी में रहने वाले। तो एक्वा कल्चर में आप ये समझ रहे हैं बात से ही कि एक्वा कल्चर मतलब ये रिलेटेड टू वाटर ही होगा, ठीक है। तो मछली का पालन, समुद्री घास को भी पालन किया जाता है क्योंकि वो जो समुद्री जानवर हैं उनके खाने के काम में आती है। और कई तरह के जो फूड बनाए जाते हैं, जैसे एक्वेरियम में कई लोग फिश पालते हैं, तो जो फूड उनके लिए फिश फूड बनता है, इन्हीं घास को सुखा करके इसमें और भी कई तरह की चीज़ का मिक्सचर करके और फिर बनाया जाता है। शैवाल भी इसीलिए काम में आता है, मतलब जो काई लगी होती है, एल्गी, ठीक है। उपयुक्त सभी, ये सबका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अपने नंबर जो हैं आप लोग टोटल ज़रूर करते जाएंगे कि 20 में से आपको कितने नंबर मिले हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कल्चर्स के बारे में मैंने ऐड कर लिया था। अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छी बात है, थोड़ा आपके नॉलेज में भी ये चीज़ें रह जाएंगी। कि एग्रीकल्चर जिसमें कि क्या हो जाएगा, फार्मिंग रिलेटेड, फील्ड खेत ये सब चीज़ों से रिलेटेड हो जाएगा। एपीकल्चर होता है जहाँ पे बी कीपिंग होती है, मतलब मधुमक्खी का पालन होता है। रोहित जी आपसे कोई नाराज नहीं है, आप पढ़ने में ध्यान लगाइए, ठीक है। और उसके बाद है आपका एक्वा कल्चर जो अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो रिलेटेड टू वाटर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद है अर्बोरी कल्चर, ऑर्नामेंटल ट्रीज, हाँ अर्बोर ट्रीज। इसमें ज़्यादातर इस तरह के ट्रीज होंगे जो दिखने में बहुत सुंदर होंगे। ऐसे ट्रीज का इसमें जो है वहाँ पे फार्म रखा जाता है, अच्छे सुंदर सुंदर ट्रीज लगाए जाते हैं। तो वो हो गया आपका अर्बोरी कल्चर, ठीक है। एवीकल्चर होता है जो कि रिलेटेड टू किससे होता है, बर्ड से होता है। तो ये आप चाहें तो नोट डाउन कर लेंगे, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिर है फ्लोरिकल्चर, नाम से ही आप समझ सकते हैं, फ्लोरा बोलते ही हम लोग, फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, है ना। तो फ्लावर्स से रिलेटेड ही सारी चीज़ें इसमें होंगी। अगर फूल वाले पौधे मतलब उनका खेती की जा रही है, फूलों वाले पौधों की, जैसे कहीं कहीं भी आपने देखा होगा कि रजनीगंधा की पूरी खेती होती है, कहीं आप मारीगोल्ड की देखेंगे, कहीं सनफ्लावर की देखेंगे। तो ये जो सिर्फ इन्हीं फूलों की जो खेती होती है ये आपका फ्लोरिकल्चर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर जो मैंने आपको बताया कि गार्डनिंग से रिलेटेड हो जाता है। और मैरीकल्चर होता है जो कि सी फिश, ये पानी से तो रिलेटेड है, लेकिन जो एक्वा कल्चर है ना वो नदी के पानी वाला, जो मीठे जल वाली होती है, उससे रिलेटेड होता है। और मैरीकल्चर जो है ये भी पानी से रिलेटेड होती है लेकिन समुद्री पानी के, ठीक है। बस ये अंतर इन दोनों में है। ऐसी मोनोकल्चर और भी बहुत सारे हैं, जो मेन मेजर चीज़ें थी वो इसमें मैंने इंक्लूड कर ली हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी। बाय चांस कोई क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आ जाता है तो एटलीस्ट आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको चाहें तो आप लोग अभी नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज जब वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप दोबारा देख के भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो एज अ नोट इसको आप रख सकते हैं अपने पास। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। देखिए पश्मीना की बात हो गई और पश्मीना आ भी गया हमारे सामने। वेयर इज पश्मीना एंड अंगोरा वुल ऑब्टेन? पश्मीना और अंगोरा ऊन प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? शिप से, गोट से, कैमल से या लामा से? भेड़, बकरी, ऊंट या लामा?
ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछ चुकी हूँ, कई बार समझा भी चुकी हूँ आप लोगों को। और इससे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो मैंने 2-3 बार देखा है क्वेश्चन पेपर में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आता है इसमें से। इसका आंसर जो है, मैंने कई बार इसको समझाया भी है आप लोगों को, तो इसको गलत मत करिएगा, रिपीटेड है ये क्वेश्चन। ज़्यादातर लोगों का ए आ रहा है भेड़, और जिन लोगों ने पढ़ा है उनको आंसर पता है कि इसका आंसर जो है वो ए नहीं बल्कि बी है ना, मतलब बकरी है। और इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी बात भी हमारी हुई थी माही जी से, और जो कई नए स्टूडेंट्स होते हैं वो ये गलतियां कर देते हैं, इसलिए मैं कई बार कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड रखती हूँ इसमें, ठीक है। तो ये जो है बकरी होती है एक विशेष तरह की, उसके बारे में थोड़ा सा हम फटाफट जान लेते हैं, इसीलिए मैंने इसको रखा था आज कि ये क्वेश्चन जो है, मैं कई बार क्वेश्चन पेपर में देखती हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो द वर्ल्ड फेमस पश्मीना, जो हमारे पूरे विश्व प्रसिद्ध है, इट इज़ बिलीव्ड दैट पश्मीना शॉल इज़ एज वार्म एज 6 स्वेटर, 6 स्वेटर के बराबर ये जो होता है, एक स्वेटर अगर पश्मीना का बना है या शॉल बना है तो वो एक, हाँ अंगोरा जो है ये भी बकरी से ही मिलता है, वहीं पे जो रहती है ना बकरियां, उन्हीं से मिलता है। उसके बाद है इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म, ये क्या होता है, बहुत ही पतला भी होता है और बहुत ही गर्म होता है। द गोट्स फ्रॉम which the soft pashmina wool is collected are found on very high altitude of 5000 meters in winter. The temperature here drops below 0 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ज़ीरो से नीचे चला जाता है, वहाँ तो माइनस में चला जाता है, मैं हिंदी में सब कुछ बताऊंगी, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। तो देखिए पश्मीना शॉल जो होता है, जो फर्स्ट आपका पॉइंट है उसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ कि ये माना जाता है कि जो पश्मीना शॉल होता है, ये हम जो एक स्वेटर पहनते हैं, हम जो 6 स्वेटर पहनते हैं, पश्मीना की अगर हमने एक स्वेटर या शॉल डाल ली तो वो सफिशिएंट होती है और उसके बराबर होती है। 6 स्वेटर और एक पश्मीना जो है उतना ही गर्म करते हैं। और ये बहुत ऊंचाई पर जब बहुत ठंड पड़ जाती है, 0 से लेके -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हो जाता है पहाड़ों पर, तो क्या होता है, अ कोट ऑफ वार्म हेयर, एक कोट की तरह बन जाता है गर्म बालों का, किसका, ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी, एक तरह की विशेष प्रकार की बकरी होती है जिनके शरीर पर एक बालों का एक कोट जैसा उग आता है, और उनकी बॉडी पे वो रहने का कारण क्या होता है, विच प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है कि उस ठंड से बचने के लिए जो है वो उन बकरियों के जो शरीर पे वो जो बाल उगते हैं उससे वो इतनी एक्सट्रीम ठंड में बच पाते हैं। द गोट्स शेड सम ऑफ देयर हेयर्स, मतलब उनके जो फर होते हैं, इन समर, तो ये जो बकरियां होती हैं गर्मियों में इनके बाल क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। दिस हेयर इज़ सो फाइन, ये जो बाल होते हैं ये बहुत ही फाइन होते हैं, पतले और बहुत ही फाइन, मतलब आप समझ रहे हैं ना, एकदम बारीक होते हैं। दैट 6 ऑफ दिस वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स, जैसा माही जी ने बताया कि हमारा एक बाल और ये जो भेड़ के जो बाल होते हैं वो 6 बाल वो बराबर होते हैं, ठीक है। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वूवन ऑन मशीन्स, जो इतने फाइन हेयर होते हैं, इतने पतले बारीक बाल होते हैं कि इनको मशीनों में बुनना पॉसिबल नहीं होता है। एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक्स दिस शॉल्स बाय हैंड, इसलिए वहाँ के जो बुनकर होते हैं कश्मीर के, वो क्या करते हैं, इन शॉल्स को अपने हाथों से ही बुना करते हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ये एक बहुत लंबा और बहुत ही कठिन एक प्रक्रिया ये होती है। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग, करीब करीब 250 घंटों तक लग जाते हैं इसको बुनने में। 1 प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड, एक नॉर्मल सिंपल पश्मीना बनाने में कम से कम 250 घंटे लग जाते हैं। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विथ एम्ब्रॉयडरी, अब आप अनुमान लगा ही सकते हैं, इमेजिन कर ही सकते हैं कि एक बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी की हुई, मतलब कशीदाकारी या कढ़ाई की हुई जो है शॉल, वो कितने समय में बनेगी, मतलब एक सिंपल शॉल बनाने में 250 घंटे लग जाते हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा समय लग जाता है एक शॉल बनाने में। इसलिए क्या होता है कि ये जो शॉल होती है इसकी कॉस्ट भी काफ़ी हाई होती है, और ये उस लायक होती भी है, बहुत गर्म भी करती है। तो ये है वर्ल्ड फेमस पश्मीना। क्लियर है सभी को? तो इसमें से घुमा फिरा के आंसर जो है वो पूछे जाते हैं। एक तो ये हो गया कि गोट से हमको मिलता है, दूसरा ये 6 टाइम जो है वो बेटर होता है नॉर्मल स्वेटर से। इसके बाल जो होते हैं वो भी 6 टाइम क्या होते हैं, मोटे होते हैं, सॉरी पतले होते हैं हमारे बालों का, मतलब हमारे एक बाल और इसके 6 बाल। और इसको बनाने में कितने समय लगते हैं, 250 घंटे लगते हैं। तो ये इसी में से आप देखिए, क्वेश्चन हमारा एक था लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से निकल आए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिएचर दैट कैन वॉक एज वेल एज फ्लाई? ये कौन सा जीव है जो चल भी सकता है और उड़ता भी है? फ्रॉग, कॉकरोच, कैंगरू, मंकी। मेंढक, कॉकरोच, कंगारू और बंदर। सेवंथ का आंसर आने लगा। इजी था क्वेश्चन, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी देखने मिल जाते हैं। बाकी जो सारे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, छलांग लगाते हैं, हॉपिंग करते हैं। और कॉकरोच जो है वो चलने के साथ साथ उड़ भी सकता है। आप देखते होंगे कि उसके पीठ पर जो है वो पंख भी बने रहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक इंसेक्ट है। तो ये इजी था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज विच पब्लिशेस द रेड डाटा बुक ऑफ कास्ट्स? वह संगठन है जो जातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है। किन जातियों की? एनिमल्स की, है ना, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। कौन सी होगी इसमें से? WWF, ICFRI, IUCN और UNIP। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 8th का आंसर करेंगे। गुड इवनिंग दिलीप जी, आज आप लेट हो गए काफ़ी। और इसके आंसर जो हैं वो आने भी लगे हैं। अंजलि जी का फुल फॉर्म भी आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये आंसर जो है बिल्कुल सही है आपके, और अंजलि जी ने पूरा उसको डिफाइन भी कर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये होता है फ़ायदा कि हम साथ साथ नोट्स भी बनाते चलते हैं, तो साथ साथ आप लोग इसको एक बार याद भी दिला देते हैं सबको, है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि हमको सपोर्ट भी मिलता है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, इंडिया से बाहर भी इसका सपोर्ट मिलता है। और इनमें रेड डाटा बुक में उन जानवरों को मतलब ऐड किया जाता है जो कि लुप्त घोषित होने जा रहे हैं, लुप्त प्राय हैं, या उनके संरक्षण प्रजातियां बहुत कम बची हुई हैं। तो जो बहुत ज़्यादा मतलब अब संकटग्रस्त प्रजातियां जो हैं वो सारे जो हैं जातियां एनिमल्स की, वो इसमें जो है वो उनकी डाटा को रखा जाता है कि किसके कितने नंबर ऑफ एनिमल्स बचे हुए हैं। ये होती है रेड डाटा बुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। ऑलमोस्ट सभी ने राइट आंसर किया है, वेरी गुड। वॉट इज़ अ हाउस मेड ऑफ स्नो कॉल्ड? बर्फ से बनाया हुआ घर क्या कहलाता है? इग्लू, ग्रीन हाउस, नाइट शेल्टर, नेस्ट। इग्लू, हरितगृह, रैन बसेरा या बसेरा?
तो इसका भी आंसर जो है ऑलमोस्ट सभी का सही आना ही चाहिए कि इग्लू है। ये मैंने आप लोगों को जो लेसन पढ़ाया था शेल्टर, उसमें ये था, डिस्क्राइब भी किया हुआ है विद पिक्चर, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अच्छा, इग्लू में कौन लोग रहते हैं, उनका नाम भी बताया गया था। कौन कौन नाम बता सकता है जो इग्लू में रहते हैं? वहाँ के जो स्पेशल जो लोग होते हैं उनका एक अलग नाम है जो इग्लू में रहते हैं। कौन बताएगा उसका नाम? ए तो सभी का आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन जो इग्लू में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? फटाफट नाम बताइए। हाँ, अंजलि जी का मुझे पता था, अंजलि अंजलि जी का, माही जी का, ये दो तीन लोग हैं जिनका आंसर सबसे पहले आएगा। तो एस्किमोज जो हैं वो रहते हैं, वेरी गुड। तो जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है उनको पता चल जाएगा, है ना। एस्किमोज जो हैं वो इग्लू के अंदर रहते हैं, वहाँ की जो मेन जनजाति होती है एस्किमोज वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये आप हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लें, तो इससे रिलेटेड जो है शेल्टर से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो ये दिलीप जी का भी आंसर आ गया, तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू। दिस सेट ऑफ कॉटन इज वर्न अनस्टिच्ड इज इट। कपड़ों का समूह जो है बिना सिले कपड़े को पहना जाता है। कौन कौन से कपड़े जो ऐसे हैं, तीन तीन कपड़े इसमें दिए हुए हैं जो बिना स्टिच किए, बिना सिलाई किए पहने जाते हैं। साड़ी, कमीज या टोपी, टी शर्ट, लुंगी, टोपी, धोती, साड़ी, पगड़ी, पगड़ी, साड़ी, कुर्ता। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, वेरी गुड। और जब सबके आंसर एक जैसे आते हैं तो आपको पता ही है कि वो आंसर लगभग सही होते ही हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। और इस तरह के सेट ऑफ क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे एक साथ आपको तीन चार ऑप्शंस रहेंगे, तो वो तीनों चारों जो है उस टाइम पे क्या होता है, एग्जाम टाइम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और फिर ध्यान से सॉल्व करिएगा। यहाँ तो हमें कई बार आसान लगता है, लेकिन यही क्वेश्चन कई बार होता है कि एग्जाम हॉल में आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह के सेट वाले क्वेश्चंस भी आपके आएंगे, जिसमें एक साथ जो है 2, 3 या 4 तक भी आपके साथ साथ सेट बना करके दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए इसको ऐड किया था कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने इसलिए ऐड किया है, इसके थ्रू आप टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, हमारे पास ऑप्शन में तीन तीन चार चार चीज़ें भी रहेंगी, तो उसमें से आपको ऐसा सेट चुनना है जो तीनों ही उसमें मैच करता हो। ये मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मेन बताना चाहती थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। निम्न में से वनोन्मूलन का दुष्परिणाम होता है। इंक्रीज ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा का अपरदन, रिडक्शन इज सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन में कमी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल, वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि, इंक्रीज द रेनफॉल, वर्षा में वृद्धि। देखिए, एग्ज़ाम डेट का तो मैं अभी कुछ बता नहीं सकती जब तक डेट आना जाए। दिसंबर में ही होने का है, देखिए कब तक आता है। जैसे लास्ट टाइम आपका दिसंबर और जनवरी तक चला था, वैसी ही उम्मीद है। मोस्टली आंसर जो है ए आ रहे हैं, राइट आंसर भी ए है, बिल्कुल सही है। तो मृदा का जो अपरदन है, मतलब मिट्टियाँ जो है वो कटने लगती हैं पेड़ों के, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ अगर हटा दिए जाते हैं, तो जब बहुत बारिश होती है तो मिट्टी भी बारिश के साथ कट के बह जाती है। देखिए 50 क्वेश्चंस कराने में कोई बात नहीं है, मैं तो 50 क्वेश्चन फटाफट करवा दूंगी,
लेकिन क्या वो 50 क्वेश्चन कई लोगों के समझ में ही नहीं आएंगे कि इसका आंसर हुआ तो क्यों हुआ। तो साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और आप लोग ये ज़रूर देखते होंगे कि एक क्वेश्चन के साथ कई कई बार 4 4 5 5 क्वेश्चन भी रहते हैं जो हम आपस में ही उसके साथ डिस्कस कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन जो है कई बार रिपीटेड भी होते हैं। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक क्वेश्चन में ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन, कई बार 5 क्वेश्चन भी निकल आते हैं। तो वो ऑल ओवर जो है आपका करीब करीब 40 क्वेश्चन तक तो वैसे ही पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डे द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसको भी नोट डाउन करके जरूर रखेंगे। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा इंक्लूड करूँ, पर एक के साथ आपके क्वेश्चंस 2 3 और रहते हैं, ठीक है? वो भी आप ध्यान दीजिए और नोट डाउन साथ साथ करते जाइए। इसको तो डेट है, फिक्स्ड है ये आंसर, इसको याद रखिएगा बिल्कुल, कहीं नोट डाउन इसको साथ साथ करते जाइएगा। ये जो सन वाले क्वेश्चन होते हैं इनका तो एक अलग ही आप नोट बना के रखिए, इसको कहाँ तक खोजते रहेंगे। तो इसका आंसर ज़्यादा लोगों ने दिया नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, हो सकता है मे बी। तो 12 का जो है आंसर वो है सी, ठीक है? आपका 22 मई, ठीक है? इसको आप नोट करके रखिए, कोई बात नहीं। तो 22 मई जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, इसको नोट डाउन करके रखिए। ये क्योंकि ये डेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको तो आपको रट के ही जाना होगा, कोई इसका ऑप्शन नहीं है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, राजा चेरी। प्रथम भारतीय की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रेवल वाले चैप्टर में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो गए। प्रियंका जी, प्रतीक्षा जी, बबलू जी, अंजलि जी, सृष्टि जी, वेरी गुड। और लगभग सबने आंसर सी किया है, सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड राकेश शर्मा, जो सही आंसर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी जो हैं आपके आएंगे, इसको आप लोग फटाफट सॉल्व करिएगा। और ये भारतीय की बात की गई है, इसमें आपको मेन ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फाउंड इन गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सब में क्या पाया जाता है? मडी एरिया होता है, वहाँ कीचड़दार क्षेत्र है, कोरल रीफ है, मूंगा की चट्टान है, एवरग्रीन प्लांट, सदाबहार वनस्पति, नन ऑफ दीज। बबलू जी, ये कब गया था अगर आपको जानना है तो पिछली वीडियो जरूर देखिए। तो इसका आंसर जो है वो है बी, और दैट इज कोरल रीफ, ठीक है? तो कोरल रीफ के बारे में जो है वो आपको बता दूं कि मूंगा की चट्टान जो है वो है, और ये इतनी फेमस है, मैंने यहाँ पिक्चर भी इसलिए शो किया हुआ था कि आप देख सकते हैं इस तरह से ये कोरल रीफ होती हैं, और ये समुद्र के जो जानवर होते हैं वहाँ के लिए ये वरदान होती है। कई ऐसे स्पीसीज होते हैं जो ये मूंगा की जो चट्टान होती है, इसमें जो ये पौधे कोरल जो लगे हुए रहते हैं, इसको ये खा करके ही जिंदा रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और
इसको नुकसान बहुत हो रहा है, कई तरह का हम पोल्यूटेड कर दे रहे हैं वाटर को, जिसके कारण से ये मूंगा रीफ जो है ये धीरे धीरे क्या हो रही है, उसका एरिया कम होता जा रहा है, ख़त्म होती जा रही है ये। और इस कारण से कई प्रजातियां जो हैं वो भी खतरे में आ गई हैं, जो इसी को खाकर ज़िंदा रहती हैं। और इसका क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा खनन भी किया जाता है, मतलब इसको निकाल लिया जाता है और बेचा भी जाता है काफ़ी अच्छे रेट्स में। तो जिसके कारण से क्या है कि यहाँ से लोग उसको निकाल भी रहे हैं, पानी को गंदा भी कर रहे हैं। इस कारण से इसका जो एरिया है वो कम होता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है, जिसके कारण इसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि वो इसी पे ही वो प्रजातियां जिंदा रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है और बैड रीज़न है कि हम इंसान ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? 15 का आंसर करेंगे। हाँ, लक्षद्वीप पूरा कोरल से निर्मित है, बहुत फेमस है। अंजलि जी को भी काफ़ी बहुत अच्छा नॉलेज है और अच्छा लगता है। कुछ एक्स्ट्रा जो आप लोगों के पास नॉलेज रहती है वो ज़रूर बताएं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के माध्यम से भी जान पाती हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ कि इतने अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इसका आंसर जो है वो आ रहा है, ज़्यादातर बी लोगों ने किया है आंसर, बट थोड़ा कंफ्यूज हैं। बोरी जो है ये एमपी का है, मध्य प्रदेश का है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। बोरी वन्य जीव अभयारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा अनकॉमन सा भी नाम है, मोस्टली दिखता नहीं है ये नाम, तो ये क्वेश्चन भी मुझे दिखा इसलिए मैंने ऐड कर लिया। अब जैसे इजी कई सारा रहता है तो वो बता देते हैं ना कि ये कहाँ पे है, हमें पता रहता है। तो ये बोरी वाला जो है ये वन्य जीव अभयारण्य जो है ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इसको आप लोग नोट डाउन करके ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पेपर 1 के लिए ही करा रही हूँ, मेरा ईवीएस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बंगाली देसी इज़ अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ। बंगाली देसी किसकी हाइब्रिड वैरायटी है? कॉटन की, सीसम की, जूट की या ग्राम मतलब चने की? ईवीएस जो है उसका पेपर 2 नहीं होता है बबलू जी, ईवीएस सिर्फ पेपर 1 में होता है, पेपर 2 में साइंस हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ ईवीएस की क्लास हो रही है, ओनली फॉर पेपर 1। 16 जो है इसमें जूट आ रहा है आंसर। अंजलि जी 16 का 6 में मैं क्या समझूं? सी, ओके, सी लिखा है, बट इसका राइट आंसर जो है वो होगा ए, ठीक है। ये सी नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेने का कारण ही यही था कि हम जैसे जानते हैं बंगाल का जो है वो जूट भी बहुत फेमस है ना। तो जूट जो है वहाँ का फेमस तो है, लेकिन ये बंगाली देसी जो है ये वहाँ की एक तरह की रुई होती है, मतलब कॉटन। और आपने साथ साथ ये भी सुना है कि वहाँ की जो जूट है वो फेमस है, और वहाँ की जो कॉटन के कपड़े हैं वो भी आपने सुना होगा कि बहुत ही फेमस है। वहाँ की जो कॉटन होती है वो काफ़ी क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, और अगर आप ऑल ओवर एरिया देखते हैं इंडिया के तो सबसे सस्ता, सबसे कम कीमत में आपको बंगाल में ही जो है कॉटन के कपड़े मिलेंगे। वहाँ का कॉटन जो है आप ताँत भी ले लीजिए, नॉर्मल कॉटन के कपड़े लीजिए, ये सारी चीज़ जो है आपको सस्ती और क्वालिटी बहुत अच्छी आपको मिलेगी। तो वहाँ की जो बंगाली देसी है वो हाइब्रिड वेराइटी ऑफ कॉटन है, मतलब रुई की है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज होना ही होना है, क्योंकि जूट ऑप्शन है तो सबको ये लगता है कि वेस्ट बंगाल जो है जूट के लिए भी बहुत फेमस है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए ही जूट को ऑप्शन में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कॉटन। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन करके रखिए इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच गैस इज यूज टू मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड?
बहुत इजी है, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है और रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये, इसको मैंने कई बार समझाया भी हुआ है आप लोगों को। 17 का आंसर करेंगे। अभी तक आंसर नहीं आ रहे हैं सबके, बस बबलू जी का आंसर ही आया है बी, रोहित जी का भी बी आ रहा है, लेकिन इसको मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है। ठीक है, गलती हो रही है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसका राइट आंसर जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स ए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, गर्मी जो बढ़ जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो हमारे वायुमंडल में बढ़ जाती है, जिसके कारण से हमें क्या फील होने लगती है, गर्मी फील होने लगती है। ये गर्मी को बढ़ाने वाला जो कारक है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, हमें गर्मी फील होती है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की जो संभाव्यता है उसको मापने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इसका जो है मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसकी मात्रा कितनी है, ये जिन्होंने भी गलती कर दी है वो ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेयर इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये भी मैं एक बार पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस तरह से बना था, क्या घटना हुई थी, ये आप लोगों को पता है। बबलू जी, पेपर 2 में तो आपका साइंस होगा, पेपर 1 में ही ईवीएस होता है, क्योंकि फर्स्ट टू फिफ्थ आप देख रहे हैं ना, तो उसमें ही ईवीएस होता है। ईवीएस तो बड़ी क्लासों में होता ही नहीं है। जिन्होंने क्लास करी हुई है उनका आंसर सही आएगा, इसकी मैं उम्मीद कर सकती हूँ। तो इसका राइट आंसर जो है वो अंजलि जी ने भी राइट किया है, जानकी जी ने भी सही किया है बिल्कुल, दिलीप जी का भी सही आ रहा है आंसर, प्रियंका जी वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट प्रतीक्षा जी सबका सही आंसर आ रहा है कि केरला। ठीक है, केरला में ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये आंसर आपका ए होगा, बिल्कुल सही आंसर ए है, ये मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। और 6 to 8 के लिए आप कह रहे हैं बबलू जी, थोड़ा कंफ्यूज आप हो गए हैं, 6 to 8 के लिए जो है आपका साइंस हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए आपका हो जाता है ईवीएस, और जैसे ही आप 6 to 8 के लिए मीन्स टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं पेपर 2 के लिए, तो आपका वो साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइंस का वहाँ तैयारी होगा, तो उसके क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट होंगे इससे, और उस लेवल के होंगे जो क्लास 6 to 8 के लेवल के होते हैं। थोड़े बहुत मैं करवाती हूँ इसमें कुछ क्वेश्चंस, बट ऑलमोस्ट जो है हमारे फर्स्ट टू फिफ्थ के ही क्वेश्चन रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन? अगर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण अगर होता है तो उसका जैविक सूचक क्या है, किस तरह से हमें पता चलेगा? मॉस मतलब काई लग जाएगी, स्मोक मतलब धुआं होगा, ब्रायोफाइटा होगा, और नॉन ऑफ दिस। हम्म, 18 का हो, 19 का आंसर करिएगा। अंजलि जी का आ गया आंसर, बबलू जी का भी आ गया, और ए आंसर जो है वो राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है, काई लग जाती है वहाँ पे, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका जैविक सूचक ही है कि काई लग जाएगी उस जगह पे। ठीक है, तो ये ज़्यादा लोगों ने आंसर नहीं किया है, कोई बात नहीं, पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट, आप लोग पार्टिसिपेशन करिए, राइट आंसर रॉन्ग आंसर की टेंशन थोड़ा कम लीजिए। आगे बढ़ते हैं। CITES डील्स विथ विच ग्लोबल इशू? CITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म, या इनमें से कोई नहीं?
और जिन्होंने भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले, थोड़ी सी खुशी मुझे हो जाए और पढ़ाते वक्त मुझे थोड़ा जोश आ जाए। हाँ तो 20 का आंसर सब करिए, कोई बात नहीं, आंसर नहीं पता था तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ए आंसर जो है आ रहे हैं अंजलि जी का, माही जी का, प्रियंका जी, लेखनी जी, जानकी जी, दिलीप जी, ऑलमोस्ट सभी का ए आंसर है। मतलब कोई कंफ्यूजन इसमें है नहीं आप लोगों को, पर्यावरण संरक्षण से ही रिलेटेड है। और कई सारे क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, हम अंदाज लगा सकते हैं क्योंकि ये ईवीएस से रिलेटेड है तो पर्यावरण संरक्षण ही होना चाहिए। एक जैसे कभी कभार होता है ना कि कोई चीज़ हम तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हमको हो रहा है तो हम एक अंदाज लगा सकते हैं। और इसका फुल फॉर्म अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर मैं बोल देती हूँ, जिनको नोट करना है वो नोट भी कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है, CITES। तो ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, थोड़ा लंबा है बट ये है पर्यावरण जो संरक्षण होता है, ऐसे जानवरों का यहाँ पे संरक्षण बेसिकली किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा लुप्त होने की कगार पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। आर्ट्स वालों के लिए SST आ जाता है उनका, आई थिंक आपका SST है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। और जो साइंस वाले रहेंगे उनका EVS रहेगा और साइंस रहेगा, और आर्ट वालों का हो जाता है SST। तो SST की भी क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं। और ठीक है, 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, माही जी का आंसर भी आ गया, सबका आंसर सही भी आया है, और 20 में 17 मिले हैं माही जी को, वेरी गुड। आज का थोड़ा इजी था, बहुत डिफिकल्ट तो आज का नहीं था, मैंने थोड़ा इजी रखा था, बट एक फॉर्मेट आप लोग को फिर भी पता होना चाहिए, और कुछ कुछ जो है आप नोट डाउन करते गए हैं साथ साथ। तो फुल फॉर्म एक बार और बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। कन्वेंशन लिखेंगे, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। एक कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम पे भी आप लोग को ये सेंड कर दूंगी फुल फॉर्म, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से क्या है, मैं स्लाइड के साथ ही फुल फॉर्म भी ऐड कर दिया करूँगी, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं टेलीग्राम पे इसका फुल फॉर्म आप लोगों को सेंड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टेलीग्राम में तो आप जुड़े हुए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। रोहित जी के 13 मार्क्स आए हैं, पुअर मार्क्स आए हैं रोहित जी के। आज पढ़ाई नहीं करी है अच्छे से इन्होंने। प्रियंका जी 16 मार्क्स आए हैं, अंजलि जी के 17 हैं, प्रतीक्षा जी के 16 हैं, वेरी गुड है। तो मेरी क्लास का जो टाइमिंग है वो 6 to 7 PM का है, और एवरी मंडे टू सैटरडे मेरी क्लास होती है। संडे आप लोगों का ऑफ रहता है। टेलीग्राम पे आप नहीं हैं, कोई बात नहीं, मैं कल इसका फुल फॉर्म आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप लोगों को फुल फॉर्म भी मिल जाएगा, ठीक है। मुझे याद रहेगा, मैंने नोट डाउन कर लिया है यहाँ पे, और थोड़ा लंबा भी है, कोई गलती होनी नहीं चाहिए। मैं कल इसको आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी माही जी को, ठीक है। तो आज की क्लास जो है हम यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं, और जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस प्लेलिस्ट आपको शो हो जाएगी सामने, और उसके बाद आप वीडियोस में जा कर के सारी वीडियोस देख सकते हैं कौन कौन सी वीडियो हमारे चैनल पे हैं, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो क्लासेस मिल जाएंगी, और उसमें आप अगर EVS की क्लास देखेंगे तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाइए। और कल बिल्कुल टाइम से आ जाइए, कल की क्लास भी आपकी मिक्स्ड MCQ रहेगी, और इसके बाद से मैं थोड़ा टॉपिक वाइज MCQ भी लूँगी, जैसे कभी एनिमल्स का, कभी प्लांट्स का, इस तरह से क्लासीफाई कर दूंगी। और मैप वाली अगर आप चाह रहे हैं तो मैं एक बार और मैप वाले कुछ क्वेश्चंस लेकर के आप लोग के पास आती हूँ, ठीक है। तो वो भी मैं करती हूँ आगे की क्लासेस में। और भी किसी तरह के अगर आप लोग को डाउट है, किसी टॉपिक पे आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, उस तरह की वीडियोस में आप लोगों के लिए और भी लेके आती हूँ, ठीक है। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छी तैयारी रखिए, और अपने परिवार का, टीचर का, सबका नाम रोशन करिए। हमारे चैनल का भी नाम रोशन होगा आपके अच्छे नंबर लाने से। हमारे लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात होगी कि हमारे चैनल के सारे बच्चे जो हैं फर्स्ट टाइम में ही
पेपर उन्होंने क्रैक कर लिया। ये इससे अच्छी हमारे लिए खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। सो ऑल द बेस्ट टू